नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में चौके छिके सब लगे। अनुपमा ने वनराज शाह को धो दिया, तोशु पाखी सबको, और बीच में डिम्पी जैसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जो है बातें कही, अपने आप को महान बनाने की कोशिश की। तो बहुत कुछ हुआ आज के एपिसोड में। कुर्ता तक फट गया भाई। तो आपके रिव्यूज़ आए हैं और आपने अलग अलग तरह से अपनी बातें कही हैं, मगर काफ़ी हद तक मिलती जुलती ही है। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज़। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। महिमा जी, आपके हाथ में अभी ठीक है? सुनकर बहुत अच्छा लगा। और अंजू जी, कल के आपके सारे वीडियो देखे थे कि अनुपमा साइन नहीं करेगी। जिस तरह का आजकल बड़े बुजुर्गों के साथ में होता है, तो वो सोचकर अपने बापू जी को उनका हक दिलवाएगी। वो वीडियो बहुत अच्छा था आपका, दिल को छू गया मेरे। और एक वीडियो था आपका कि यशदीप जी वन साइड प्यार को की मिसाल बनाएंगे। वो वीडियो भी आपका बहुत अच्छा था। और आज के भी दोनों वीडियो देखे कि तोशु चोर उचक्का का मजाक, ये आपका दूसरा वीडियो था। उसका साथ मजाक उड़ा रहा है अनुपमा की और उसका साथ दे रहे चोर उचक्के। और पहला वीडियो था आपका कि अनुपमा ने वनराज की अकड़ तोड़ दी और अपनी हिम्मत को बढ़ाया। अंजू जी, आज के धारावाहिक मैंने देखा। आज के धारावाहिक से मुझे, जैसे कि आपने अपने पहले वीडियो में बताया कि हम लोगों को बार बार लगता है कि अनुपमा अपनी इंसल्ट करवाने क्यों यहाँ जाती है सास के घर पे। तो आज के एपिसोड से मैं सबसे पहले तो यही कहूँगी कि मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन साफ हमारा साफ होता है उससे, और बिना साबुन पानी के वो हमारे बीच हमारी जितनी भी बुराइयां हैं वो हमें बता देते हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं वो बता देते हैं, तो हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। आज के एपिसोड से यही सबसे बड़ी सीख मुझे मिलनी कि ये वनराज और तोशु और पाखी ये लोग मजाक कर रहे हैं अनुपमा का। जब डिम्पल ने आके उनको बताया कि ये तुम साइन का वो तुम्हारे लिए वो आया है मम्मी आपके लिए मास्टर शेफ का इंटरनेशनल कुक की स्पेलिंग नहीं आती, वनराज शाह और तोशु इसमें से निकल जाओ। सपने बड़े देखना अच्छा होता है, लेकिन ऐसे भी सपने मत देखो जिसमें आपका मजाक बने। इन सब के शब्दों से अनुपमा ने इनको जवाब दे दिया कि चांद को कैद नहीं किया जा सकता है, लेकिन चांद को थाली में पानी रखकर उसको बताया जा सकता है कि चांद यहीं पर है, चांद की ऊंचाई को छूना। और अगर आप में हिम्मत है और कोशिश करने की चाहत है तो आपके लिए कितने भी मुश्किल रास्ते हो, ये भी आज अनुपमा ने सिखाया। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात आज अनुपमा ने ये सिखाई कि हमें किसी से काम निकलवाना है तो हमारी भाषा में थोड़ी सी विनम्रता होनी चाहिए, और अपने अहम को छोड़कर दूसरे को भी देखना चाहिए कि वो भी इंसान है, उससे हमें काम लेना है तो हमें उसका वो मानना पड़ेगा। आज वनराज शाह जिस तरह से साइन करो और अपना हिस्सा छोड़ो, बाद में बापूजी ने बताया कि ये वो बेचना चाहता है और वो बिल्डर उसको कुछ फ्लैट देगा या कुछ रुपए देगा, जो भी देगा। बापूजी की बात सुनने के बाद में अनुपमा ने साफ साफ कह दिया कि मैं साइन नहीं करूंगी, तो वनराज, पाखी और तोशु हिस्सा लेना है, इसीलिए ऐसे बोल रही है और स्वार्थी खुद है, हम लोगों को बोल रही है। अच्छा किया अनुपमा इन लोगों को तो मुंह पर जवाब देती है कि अनुपमा ने कह दिया कि पहले सुन लो फिर बाद में बोलो, और तुम लोगों की गलती नहीं है, तुम्हारी सोच और हैसियत यहीं तक है। इतना ही घटिया सोच सकते हो वनराज शाह तुम और तुम्हारे दोनों आलू, वो आलू और बैंगन वो लुढ़कते ही रहेंगे और बिन पेंदी के लोटे की तरह ये लोग लुढ़कते ही रहेंगे। अभी अनुपमा की हंसी उड़ा रहे हो तोशु, पाखी, वनराज,
अनुपमा ने जब यूट्यूब पर जोशी बहन की चैनल में कुकरी शो चालू किया था ना, तब वो किसी के सहारे के बगैर और आपकी नज़रों में वो कम पढ़ी लिखी, और जिस तरह से वनराज ने कहा कि तुम्हें ना बातचीत करना आता है, ना पहनावा है, ना दिखाना, वाह वनराजा, तुम दिखने में ऐसे हो, तब तुम अपनी वाइफ काव्या को लेके जाते हो अपने बॉस के पास में, और अपने सब बाद में फिर प्रेजेंट करते हो, लेकिन आगे काव्या को करते हो कि वो दिखने में अच्छी है तो बॉस उससे इम्प्रेस होगा, उसकी बातों से इम्प्रेस होगा, पढ़ी लिखी है उससे थोड़ा। लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि इरादे अगर नेक हो ना तो अपने आप मंजिल के रास्ते मिलते जाते हैं। वनराज शाह, ये तुम कहाँ से समझो। और वनराज शाह ये बोल रहा है अनुपमा को कि तुम तो चली गई थी शादी करके, मैं अकेला घर को संभाल रहा था, मुझे कितनी तकलीफ हो, तो तुम अपने परिवार को संभाल रहे थे, और कैसे संभाला है ये तो आज सब देख रहे हैं वनराज शाह। औरतों को गुलाम बनाना, पैरों की जूती बनाना, ये सब कुछ करते हो तुम, और फिर मैं कर रहा हूँ ये दिखाते हो। तो तुम अपने बेटे से बोलते ना, बड़ा बेटा तो निकम्मा है, बेटी से बोलते, उसको तो आपके पैसों पे ऐश करना है। खैर, मुझे इन सब की उसमें नहीं पड़ना है। और बापूजी के हक के लिए अनुपमा ने जब दो शर्तें कही कि डिम्पी चाहे शादी करके जाए या कहीं भी जाए, वो उसका हक मिलेगा, और बापूजी को बेटा चाहे श्रवण हो, लेकिन जहाँ पैसे की बात आती हो तो सही बात है अनुपमा की कि आजकल प्रॉपर्टी के ले लेते हैं, फिर बाद में बड़े बुजुर्गों को घर में एक कोने में पड़े रहने के लिए बोल दिया जाता है, या बरामदे में सोने के लिए बोल दिया जाता है कि आपका कमरे में कोई हक नहीं है। इस तरह का बहुत सारी जगह पे होता है। तो ये अनुपमा धारावाहिक हमें ये भी सिखाता है कि बड़े बुजुर्गों का जब तक उनके पास पैसा है तो आपको फर्ज समझ के, ज़रूरत समझ के उनका मान पान रखना ही होगा। और उधर श्रुति ने आज जानबूझकर अनुज का कुर्ता फाड़ दिया। अनुज अनुपमा की यादों में थे, जानबूझकर किया, लेकिन अनुज ने जानते हुए भी कुछ नहीं कहा। और आद्या को अनुज ने थैंक यू बोला तो आद्या ये कहती है कि मुझे इन शास से नफ़रत है और मैं मम्मी को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। आपने बोला है इसलिए मैंने मम्मी से माफ़ी मांगी है, लेकिन मैं अंदर से तो उनको माफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो उसी परी के लिए मम्मी ने मुझे छोड़ दिया था गाड़ी में मरने के लिए। तो अनुज बोल सकते थे कि परी 1 साल की थी, या अभी अभी अनुज कोई कोशिश नहीं कर रहे समझाने की, और अनुपमा की यादों में है। गले में बार बार चेन पर हाथ जाते ही आपको लगता है कि आपके गले में जंजीर बंधी हुई है, तब अब भी नहीं समझोगे अनुज तो आपकी बर्बादी निश्चित है। और अनुपमा की जिन लोगों ने हंसी उड़ाई है, तो अनुपमा ने उन लोगों से कह तो दिया है अभी कि मैं अगर हारूंगी तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, पर मैं कोशिश करने से पहले तो हार मानूंगी ही नहीं, और जीतूंगी तो फिर अनुपमा अगर ये जीतती है, हाँ, ऐसे बोल रहे हो कि ये टफ कंपटीशन होती है, बाकी तोशु तुम लोगों ने कभी कोई मेहनत वाला काम किया भी है? सिर्फ पापा के पैसों पे या चोरी उचक्की, बस यही सब तो किया है आप दोनों भाई बहनों ने। और डिम्पी को भी इमोशनल ब्लैकमेल करके दोनों भाई बहन उसकी संपत्ति को हथियाना चाहते हैं। आगे आने वाले प्रोमो में अनुपमा ऐसा नहीं होने देगी, और कल आने वाले प्रोमो में आज वैसे भी अनुपमा खुश होके आई, यशदीप जी को उसने सब कुछ बताया, और मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। यशदीप जी ने उसे थैंक यू कहने की कोशिश की, अनुपमा ने कह दिया कि नहीं, मैं आपने मेरे लिए इतना किया है तो मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, पूरा कर्ज तो आपका नहीं उतार पाऊँगी, और मुझे लगता है कि आपके लिए कोई वो मिल जाएगा। और अनुज ये रेस्टोरेंट खरीदना चाहता है, तो अनुपमा के स्वाभिमान को अब भी चोट पहुंचेगी अंजू जी, जैसे कि आपने ऑनलाइन वीडियो में बताया, तो उसमें अनुपमा के स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी, क्योंकि एक तरफ अनुज श्रुति से शादी करने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, और एक तरफ अनुपमा को
तो अनुपमा की सब लोग वो करते हैं, तो तुम तो कम से कम उसकी टांग मत खींचो, और यशदीप जी को लोन के तरीके से दो ना, देना है तो। रेस्टोरेंट खरीद रहा हूँ तो श्रुति से भी आपका झगड़ा होगा, आद्या को भी पसंद नहीं आएगा ये आपका काम करना। और अनुपमा अपनी टेंशन में, ये साहस के शब्द शायद उसे याद आ रहे हैं, तो वहाँ ऑडिशन में उसके जो ऑडिशन लेने वाले थे उन्होंने अनुपमा जोशी 2 बार बोला, और उन लोगों ने कह दिया कि अनुपमा जी आप हमको नहीं समझ रही हैं, हम आपको नहीं समझ रहे हैं, तो आप यहाँ क्या कर रही है। पर अनुपमा हार नहीं मानेगी, गिरकर हर बार उठती है, यही तो सिखाती है अनुपमा कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, हौसले को बुलंद रखना चाहिए, और हाँ अपना लक्ष्य क्लियर। जब जैसे ही उसे याद आएगा स्पाइस एंड चटनी का लोन, तो उसे तुरंत वो अपने काम में लग जाएगी, और सिर्फ अपने काम पर और अपने कान्हा जी पर भरोसा रखती है, फल की आशा अनुपमा नहीं करती है। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच रानी जी, इतना अच्छा कमेंट्स देने के लिए, मोटिवेशनल कमेंट। और थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। हेलो अंजू मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज बा के बारे में बोलना है। बा का एक्सप्रेशन देख के कुछ फीलिंग्स नहीं आई। बा ने इतना कुछ किया है कि उनका आंसू भी अभी कुछ फीलिंग्स नहीं आती है वो देख के भी। उन्होंने एक मौका नहीं छोड़ा है अनुपमा को ताने बद्दुआ देने का। उनको अपने बेटा और पोता पोती के अलावा कोई भी दिखता नहीं है। फिर भी अनुपमा को देखो, उनके लिए आज भी वनराज के साथ प्रॉपर्टी के लिए उनके हक के लिए लड़ रही है। वो है अनुपमा। अनुपमा का वनराज के साथ कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा। वेल डन अनुपमा। एक एक बात अनुपमा की सही थी, और वनराज का मुंह देखने लायक था। तोशु और पाखी जितना अनुपमा को डीमोटिवेट कर रहे हैं, उसका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, उतना ही अनुपमा को कॉन्फिडेंस आएगा कंपटीशन में। और जब भी अनुपमा ये कंपटीशन जीतेंगी, तभी यही 2 पहले लोग हैं कि उसके पीछे धूम ला के भागेंगे वो प्राइस मनी के लिए। और यहाँ अनुज और श्रुति के बारे में बोलना है। श्रुति जानबूझकर अनुज का कुर्ता फाड़ा। वो जानती है कि ये शायद अनुपमा का चॉइस है। वो इतना इनसिक्योर हो गई है, तो ये इतनी चीप हरकतें कर रही है। और आद्या दादी अम्मा के बारे में तो क्या कहना। वो अपने पॉप्स को सिखा रही है कि उसको कैसा रहना चाहिए, और शादी में अनुपमा को बुलाएगा तो उसको क्लोज़र मिलेगा, उनको भी क्लोज़र मिल जाएगा। अनुपमा तो अपने डिसीजन से मुकर नहीं रही है। उसने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है इनके जीवन में दखलंदाजी नहीं करने का। पर ये लोग ही कन्फ्यूजन है, ये सब लोग ही अनुपमा के पीछे पड़े हैं। अनुपमा अमेरिका अपना सपना पूरा करने आई है। ये इन्होंने अमेरिका को खरीद के नहीं रखा है कि वो नहीं आ सकती है। और मेरे ख्याल से अनुपमा को ये कंपटीशन जीतना ही चाहिए, और जीतेगी भी। और अनुज को ये मौका नहीं देना चाहिए कि स्पाइस एंड चटनी का इन्वेस्टर भी बने।
आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। Hello Anju ji, this is Rita and good morning to everyone. I hope मेरा ऑडियो आप एयर करेंगे क्योंकि कई बार नहीं हुआ है। आज का शो शुरुआत होती है वनराज के एनओसी लेटर से। अनुपमा को कहता है कि इसे साइन करने के लिए बापूजी बताते हैं कि वनराज उस घर को बिल्डर को बेच रहा है और उसके जगह पे उसे कोई दो तीन फ्लैट या कुछ मिले, पैसे मिलेंगे। वनराज की अक्कड़ तो देखो, कितने अक्कड़ से उसे अनुपमा को बोल रहा होता है कि इस पर साइन करने के लिए। अनुपमा कहती है कि वो साइन नहीं करेगी जब तक वो रिक्वेस्ट नहीं करे। वो रिक्वेस्ट करेगा तो ही वो सोचेगी साइन करने के लिए। फाइनली वनराज एग्रीज और वो रिक्वेस्ट करता है और प्लीज़ भी कहता है साइन करने के लिए। अनुपमा उस लेटर को, एनओसी को पढ़ती है और कहती है कि उसकी दो शर्तें हैं। और पाकी और तोशु को तो देखो, बिना कुछ सुने, बिना कुछ जाने अपनी माँ को सेल्फिश कहना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अनुपमा कहती है कि पा और बापूजी का सबसे बड़ा हिस्सा होगा और डिम्पी को भी हिस्सा मिलना चाहिए। पाकी और तोशु की शक्ल देखने लायक थी और वनराज की भी। अनुपमा कहती है कि लेटर तैयार करो और जब ये तैयार हो जाए तभी वो साइन करेगी। इतने में डिम्पी लेटर लेके आती है सुपरस्टार शेफ़ कंपटीशन का और उसे पढ़ते हैं तो पता लगता है कि अनुपमा को सिलेक्ट कर लिया है प्रीलिम्स के लिए। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन पाकी, तोशु और वनराज किस तरह से मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं अनुपमा पे, उसको बुरी तरह से डीमोरलाइज करते हैं और कहते हैं कि पार्ट ना ले बिकॉज़ उसके बस की नहीं है। लेकिन अनुपमा कॉन्फिडेंट होती है और वो कहती है कि वो ज़रूर कोशिश करेगी और पार्टिसिपेट करेगी। तोशु और पाकी डिम्पी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसको हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। डिम्पी ये सब सुन लेती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो लेटर पे साइन कर देगी पूरे फैमिली के सामने। लेकिन तोशु तो कुछ और ही सोच रहा होता है। उसको पता है कि मम्मी ऐसा होने नहीं देगी, वो ज़रूर इसमें भी कुछ झोल करेगा। वहाँ अनुज सोच रहा होता है ब्लू कुर्ते पजामे को हाथ में लेके कि अनुपमा को ये रंग कितना पसंद है। एंड वो ड्रीम्स में होता है, उसी के बारे में सोच रहा होता है। इतने में श्रुति आ जाती है और श्रुति के बारे में तो क्या ही बोले। वो जिस तरह से कुर्ते को देखती है और कहती है उसे बिल्कुल पसंद नहीं है और जहाँ से स्लिट होता है वहाँ से पकड़ती है और कुर्ता बेसिकली फट जाता है। और अनुज देखता रह जाता है कि क्या बोले अब श्रुति को। श्रुति इज़ एक्टिंग वेरी स्टूपिडली। In fact, she is really very jealous of अनुपमा। प्रीकैप दिखाते हैं कि अनुपमा प्रीलिम्स के लिए गई है और वहाँ पे उसको जिस तरह से बोला जाता है वो इतनी शॉक्ड हो जाती है। एंड ऑल्सो अनुज यशदीप के ऑफिस में यशदीप अनुज के ऑफिस में होता है और अनुज स्पाइस एंड चटनी को ख़रीदना चाहता है। वो कहता है कि ये रेस्टोरेंट अनुपमा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज का एपिसोड देखा। एज यूजुअल वनराज अपनी हेकड़ी दिखाकर शाह हाउस के पेपर्स पर साइन कराना चाहता है। वनराज शाह अनुपमा से, वनराज होता कौन है हक वापस करने वाला? बाबूजी पूरी बात बताते हैं अनुपमा को
और हिस्सा की बात करते हैं। और वनराज व्यंग मारता है अनुपमा को, ऐसे साइन कराए जाते हैं क्या? अच्छा किया अनुपमा ने मना कर दिया साइन करने से। बहुत सही कहा अनुपमा ने, साइन चाहिए तो रिक्वेस्ट कीजिए, ऑर्डर मत दीजिए। गरज आपकी है, काम आपका है तो रिक्वेस्ट भी कीजिए। पर बा को ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं बिल्कुल भी। अब क्या करोगे वनराज शाह? और वाह क्या बात है, प्लीज़ कहना पड़ा वनराज शाह को अनुपमा से। अनुपमा पूरे पेपर से पढ़ रही है और पढ़कर साइन करने वाली थी, पर उसने पेन रख दिया। और 2 शर्तें अनुपमा की। देखो अनुपमा, तुम्हारी पैदा की हुई औलादें पाखी और तोसू को सुन लो अपने कानों से। पहली शर्त, मकान के बदले जो भी मिलेगा उसका सबसे बड़ा हिस्सा बा और बाबूजी का होगा। दुष्ट बा का जो थोड़ी देर पहले शर्तें सुनकर मुंह बना रही थी, अब आंसू बहा रही है पश्चाताप के। ना जिंदगी का भरोसा है और ना ही लोगों का, कटु सत्य कहा अनुपमा ने। और दूसरी शर्त, डिम्पी को भी उसका हिस्सा मिलेगा। ये भी बिल्कुल जायज़ बात है। पाखी को बुरा लगा सुनकर ये बात। क्या तमाचा मारा है वनराज शाह के मुंह पर अनुपमा ने। मज़ा आ गया भाई आज। और पाखी क्यों मरी जा रही है डिम्पी के बारे में सोच सोच कर। कितनी कुड़न है पाखी को डिम्पी को लेकर, सच में कितना जलती है ये। और वनराज शाह दोनों शर्तें मानेगा ऐसा लग नहीं रहा है। और वनराज शाह का प्लान का तो टाइम टाइम फिर से ही समझो। और पाखी तोशू की बातें सुनकर डिम्पल को बुरा लगा और प्रॉपर्टी के पेपर्स पर डिम्पी साइन करने को तैयार है, पर परिवार के सामने। और पाखी और तोशू परेशान है कि परिवार के सामने साइन होंगे तो मम्मी करने नहीं देंगी। और अनुज अपनी अनुपमा की यादों में उसके फेवरेट कलर को याद करके उसी कलर का कुर्ता पहन लेता है। और यादों के सीन देखकर मान के ये जो हैं सीन, हमारे चेहरे पर मुस्कान आ ही गई आज। पर श्रुति को पसंद नहीं, वो अपनी पसंद का लाया हुआ कुर्ता और चेंज करने को कह रही है। और पहने कुर्ते को शायद श्रुति ने जानबूझकर फाड़ दिया। और सुपरस्टार शेफ की तरफ से कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है अनुपमा का। अब बाबूजी, डिम्पी, काव्या, किंजल खुश हैं और बाकी सब मायूस। और तोशू की व्यंग्यात्मक हंसी और कटाक्ष, छी शर्म आती है इसको बेटा कहने में। और तोशू, तुम क्या कर सकते हो, चोरी। वनराज अलग से शुरू, बाकी भी साथ दे रही वनराज शाह का। तीनों मिलकर उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ नहीं होने वाला है। वो चांद जरूर छुएगी। अनुपमा का जोरदार जवाब वनराज शाह को बहुत अच्छा लगा। पिछला कंपटीशन याद करती है अनुपमा, जो उसने जीता था। ये तो हम अपने कल के ऑडियो में भी कह दिया था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अनुज, तुम आद्या को जानते नहीं हो। लो, आद्या ने अपने मन की बात आखिर कह ही दी। लो देखो कितना जहर भरा है, सुन लो अनुज। और दादी अम्मा ने फिर चैप्टर पढ़ा दिया है अपने बच्चे को। कोई फ़ायदा हुआ क्या आद्या को समझाने का, डांटने का? कुछ नहीं, वो वहीं की वहीं है। दीपू, अनुपमा खूब खुश हैं। अनुपमा ने कहा कि मेरा दिल कह रहा है कि बहुत जल्दी आपको इन्वेस्टर्स मिल ही जाएगा। प्रीकैप में देखा, अनुज स्पाइस एंड चटनी खरीदना चाहते हैं क्योंकि ये अनुपमा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अनुपमा अपना टेस्ट देने गई है। ये हो सकता है ये सपना भी हो। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। अनुपमा आती है, बोलती है बापूजी मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। तो वनराज बोलता है कि वो सब बाद में, इन पेपर पे साइन कर दो। अनुपमा बोलती है क्या है ये? तो बोलता है कि तुम घर के पेपर्स हैं और इस हाउस के पेपर हैं, तुम्हारा भी हक है तो वापस कर दो। कि बापूजी बहुत शेड है। बापूजी बोलते हैं कि इसमें अनुपमा का हक है। पूरा सच में बदतमीज लगता है। बोलता है कि अनुपमा का हक उधर नहीं है, वो तो अनुज के साथ चली गई थी। उसी पे साइन करो और खत्म करो ये बात कि तुम घूमो फिरो नाचो गाओ, अनुज के साथ जाओ चाहे अपने नए बॉस के साथ। इतना बदतमीजी करता है। इसकी सोच बहुत गिरी हुई दिखती है पूरी तरीके से। मुझे उस घर के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। वनराज बोलता है तुमको क्या चाहिए? घर पे सबसे ज्यादा हक और हिस्सा बापूजी को मिलना चाहिए। आज अनुपमा को देख के सच में खुशी हो गई एकदम से। थोड़ा तमीज से, तहजीब से आज पूरे वनराज को एकदम देख के ही मजा आ गया। ये अच्छी तरीके से रिक्वेस्ट कीजिए। राज नीचे मंडी खड़ा के बोलता है एनओसी पे साइन कर दो अपने परिवार के खातिर प्लीज। झुकी हुई नजरें और अनुपमा का हल्का सा मुस्कुराना बहुत अच्छा लग रहा था।
कि अब लगता है कि जैसे पहले वाली अनुपमा नहीं है। इधर पाखी और तोशु बात कर रहे होते तो बोलती है कि डिम्पी कितनी स्मार्ट है, इतनी मीठी मीठी बातें करके मम्मी और बापूजी को कि अपने तरफ कर लिया है, इसको हिस्सा भी मिलेगा और तपिश से शादी भी करेगी, इसको 5वां उंगली घी में है, ये अपना कर्म भूल गई है। तोशु बोलता है कि टेक्निकली तो डिम्पी का हिस्सा है ना, समर का हिस्सा डिम्पी को ही मिलना चाहिए ना, कि हाँ भाई तब तक मिलना चाहिए जब तक डिम्पी सा फैमिली की बहू है, कि ऐसा थोड़ी होता है कि वो इससे हिस्सा भी मिलेगा और दूसरी शादी भी कर लेगी। मतलब उसकी तो ऐसे है ना, इतनी बदतमीज लगती है ना। मैं इस घर की बेटी हूँ तो मैंने अपना हिस्सा मांगा तो पापा ने मुंह बना दिया कि मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकती लेकिन वो तपिश से शादी कर सकती। पता नहीं ये लड़की का दिमाग कहाँ चलता है और कहाँ रुकता है कि उसे सब कुछ मिलेगा, प्यार मिलेगा। प्यार क्या ऐसी चीज मिल जाता है, वो इंसान उस लायक होता है तभी मिलता है। बदतमीजी करती है और सोचती है कि प्यार मिलेगा मुझे। डिम्पी लोग की बातें सुन रही होती है, बोलती है कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी आप दोनों रख लीजिए। इधर पाखी का बोलना है कि नाटक मत करो, बहुत गुस्सा आता है इसको देख के, सबको प्रॉपर्टी चाहिए होती है। ये लड़की तो घर जोड़ने वालों में से नहीं, बेचारे जो किसके घर पे जाएगी उसका घर फिर से तोड़ देगी। डिम्पी बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा अंश चाहिए बस। इधर अनुज आईने के सामने खड़ा होकर बोलता है कि ये रंग मेरे को अनु कि मेरी अनु का फेवरेट कलर है। फ्लैशबैक में जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है उसे। प्लीज तुम एक बार बता दो, मैं जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा कि वो ऐसी रंग था और ऐसी का आई, कि ऐसा वक्त नहीं था उस टाइम। तब तक सुरती आ जाती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आई हूँ। बोलती है ये कुर्ता कहाँ से आया, कि मैंने स्टोर से पिकअप कर लिया, कि आई लाइक इट। बोलती है मुझे ये पसंद नहीं आया, ये जितने भी कपड़े लेके आई है मेरे को पसंद नहीं आ रहा था उसमें से एक भी, कि एकदम बकवास कलर है, कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक मेरी पसंद का कपड़ा पहने, चेक दे मटेरियल कि बहुत अच्छा है। कि अनुज को देख के सैड फीलिंग होती है उसके लिए इसी चीज। बेचारे पहले कितना खुश रहता था, अब कितना दुखी है। जानबूझ के उसके कपड़े को फाड़ दी कि सुरती जिस जोन में जा रही है अनुज को बहुत जल्दी रुकना चाहिए। कि अनुज कर क्या रहा है, इंसान जब अपने इमोशंस को दबाने लगता है तो खुद ही मर जाता है। जब आप खुश होते हो तो आप जिंदा रहते हो, लेकिन जब आपकी खुशी चली जाए और आप हंसो ही ना। पे अनुपमा बोलती है कि सिलेक्ट हो गया, तो ये लोग बोलते हैं, तब तक बनराज तोशु बोलते हैं उसको हिंदी बोलने भी आता है कि नहीं, समझ में भी आएगा कि नहीं। पाखी बोलती है ऐसी ऐसी डिश रहती है जिनका नाम तक नहीं आता है मम्मी को, कि नाम नहीं आता तो तुम काय के लिए हो भाई, कि तुम भी तो सिखा सकते थी ना अपनी मम्मी को। तब तक अनुज और आद्या का सीन दिखाते हैं। पॉप्स आपका परी के साथ मेरे को अच्छा नहीं लगा आपको देख के, कि उसके वजह से मम्मी ने मेरे को बचाना बाद में समझा, उसको पहले बचाया। अनुज थैंक यू बोलता है उसको, अनुपमा को सॉरी बोली रहती है तो बोलती है माफ़ी मांगने में और माफ़ करने में बहुत फ़र्क होता है पॉप्स, कि मैं मम्मी को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। कि आप उनको अपनी शादी में बुलाओ पॉप्स, एक क्लोजर मिलेगा उनको भी, कि वो देखेंगे तो उनको रियलाइज होगा कि हम दोनों की लाइफ में उनकी कोई जगह नहीं है। शादी के बाद हमें पॉप्स और सू सिर्फ हम तीनों की फैमिली होगी। आप वादा करो पॉप्स कि आप अनुपमा से नहीं मिलोगे, सा फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे शादी के बाद। क्या लड़की है, पूरी बदतमीज है। यहाँ पे आद्या और श्रुति दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, पूरे अनुज के इमोशंस की वाट लगा के रख दी है। सॉरी, अनुज बेचारा चुपचाप बैठ के बस सुनते ही चला जाता है लोग को। अपनी मम्मी से दूर रहने के लिए कम से कम अपने पापा की इमोशंस की कदर तक नहीं कर रही है लड़की है। ये करते रहता बस आद्या के मुंह को देख ही रहा होता है अनुज। बाकी थैंक यू अंजू मैम, नमस्ते, थैंक यू सो मच सबको। हाय अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, कल के शो में मुझे कल यशदीप की बात करना है कि यशदीप का कल का करैक्टर बहुत अच्छा था। बीजे और यशदीप की बातें बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक तरफा प्यार की मिसाल कायम की यशदीप ने, जैसे आपने भी अपने वीडियो में कहा, क्योंकि वो कैरेक्टर नेगेटिव वे में नहीं जाएगा। वो पाने की उम्मीद, पाने वाला प्यार नहीं है उसका एक फीलिंग यार हर किसी के मन में आ सकता है, कभी भी किसी भी उम्र में आ सकता है, कोई गलत नहीं है। पर अब वहाँ पे अगर आया तो आया, पर उसको वो गलत तरीके से नहीं ले रहा है, उसको उसका रिस्पेक्ट कर रहा है उस प्यार की, और उसको हर्ट नहीं करना चाहता। वो अनुपमा को किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहता, उन्हें खोना नहीं चाहता। इतने अच्छे इंसान है, इतने अच्छे दोस्त है, तो कोई भी लाइफ में अपना अच्छा दोस्त नहीं खो सकता। तो आज वो कल का वो बहुत अच्छा लगा सीन। और रही बात, मैं आद्या के लिए बोलूँगी कि आद्या का कल का भी उसने जो सॉरी बोला, पर आज जो उसने अनुज से बातें की वो बिल्कुल बेकार लगी मुझे, क्योंकि जिस तरह से 12 साल की लड़की बातें करती है
उसने कहा कि मम्मी क्या अच्छा है ना, मम्मी शादी में आएगी और मम्मी शादी में आएगी तो उनको क्लोजर मिल जाएगा और वो आपको फेरे लेते हुए देखेगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में अब उनके लिए कोई जगह नहीं है, और मैं शू के साथ मैं आपको शू के साथ बांट सकती हूँ। मम्मी को ने तो ये शब्द में ऐसा लगता कि जाके थप्पड़ जड़ना ना उस लड़की को कि तुझे बांटा था तब तेरे को सही लगा था क्या? तेरी मम्मी ने जब तुझे गोद लिया था, तुझे अपना प्यार में बांटा, जबकि इतना प्यार करता था। अनुज ने कहा था तो ये बात क्या अनुज को समझ में नहीं आती है? इतना अंधा क्या अपना है भाई? क्या है लगता है तुम्हें कि जब तुमने अनुपमा से कहा था कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार छोटी से कहा था, तो उसने कहा था कि मैं अपनी बेटी से, अपनी बेटी के प्यार से एक माँ बांट सकती है, तो क्या एक बेटी अपनी माँ को नहीं बांट सकती है? किस टाइप की बातें कर रही है? ये होना चाहिए ना, ये डायलॉग होना चाहिए था अनुज का कि कुर्बानी दे रहे हो, दो, खुशी से दो, चलो ठीक है, पर उसको गलत बोलने से रोको। और आगे क्या क्या बोलेगी लड़की, किस किस को बोलेगी, क्या समझ में आता है? कल शू के साथ गलत हो, यानी शू का भी गलत करेगी, वो शुरू कर रही ना, तो उसको वो गलत कभी करेगी तो क्या ये लड़की उसको जवाब नहीं देगी? ये समझ होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए अनुज के डायलॉग में। पता नहीं क्या चल रहा है उसको, वो खुद खुश नहीं है यार। वो जब खुद खुश नहीं है, उस लड़की को बाकी सारे जग भर की खुशी दिख रही, सबका दिख रहा है, पर जिससे प्यार करती है, अपने पॉप्स 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 करती है, तो अपने पॉप्स के आंख में उदासी है, वो नहीं दिखता उसे, वो दर्द नहीं दिखता। जहाँ भी उसको अनुपमा दिखती है तो सामने जाके खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिखाया पता नहीं, कब कैसे दिखाएंगे। वो प्रोमो जो देख रहे हैं तो उसका बेसब्री से इंतजार है कि कैसे इसको सुधारा जाएगा। तो यहाँ पे एक वो सीन, और फिर बाद में श्रुति की बात करते हैं। श्रुति बहुत प्यार के दावे करती है ना, बड़ा ट्रोमा खेल रही है ना, उसके माँ बाप का दुख है। क्या अनुज को ये दिख नहीं रहा कि ये लड़की बार बार अनुपमा, जैसे उसको लगता है क्या, जैसे ये शो की बात करते हैं श्रुति की, कि जब अनुपमा का पता चला था कि अनुपमा अमेरिका में है, उसको सारी हकीकत जानता था, वो जानती थी अनुपमा को, अनुपमा से अनुज कितना प्यार करता है, 26 साल का प्यार है उसे, सब बताने के बाद भी तुमको जब असली बात पता चली तो तुम कितने दर्द में आ गए थे, जबकि शादी का प्रॉमिस कर चुका था, और वो भी कह रहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं तोड़ना चाहता, शादी मैं कर लूंगा, आद्या से प्यार करता, आद्या के लिए खुशी के लिए शादी कर लूंगा। और आज भी वही है सब, उसका कहा एकदम से बदल गया भाई, तुम्हारे लिए प्यार के एकदम से बदल के 2-4 दिन में, तुम्हारे पे तरस खा के तो शादी कर रहा है वो, कि तुमको ट्रॉमा नहीं देना चाहता, तुम्हें दर्द में नहीं देखना चाहता, इससे तुम वो झेल रहा है। तो फिर तुमको दूसरे का एक बात, इतने में जब इन लोगों को इतना नॉर्मल दिखा रहे हैं, वो कहीं पर किसी को ट्रोमा नहीं हो रहा, कहीं वो किसी को कुछ नहीं हो रहा, ना उसको पैनिक अटैक आ रहे, ना कुछ आ रहा है, तो उनको रोको ना, वो श्रुति को रोको भाई, उसको बोलो कि तुम क्यों उसके सामने चले जाते हो, उससे पसंद करने के लिए क्यों कह रही हो? क्या उसके मन में, तुम्हारे मन में दर्द होता तो उसके मन में दर्द नहीं होता? किस बात का बदला ले रहे हो? क्या अनुपमा ने छोड़ा खुशी से? अनुपमा ने क्लियर किया कि मैंने आपकी खुशी से आपको छोड़ा, आपकी खुशी के लिए। आप दब गए थे मेरे बैगेज के इससे बोझ से, तुम्हें घुटन भरी जिंदगी नहीं देना चाहती थी, उसने अपनी बात क्लियर की। तो क्या श्रुति छोड़ने को तैयार है? एक बार पूछो श्रुति से कि तुम अनुपमा की जगह लेना चाहती हो ना, अनुपमा का प्यार बुलाना चाहती हो, तो पूछो उससे, क्या तुम छोड़ दोगी? कभी मैं तुमको बोलूँगा कि मुझे अनुपमा से शादी करनी है, क्या तुम आद्या को मना पाओगी? ये सवाल पूछो ना श्रुति से कि वो कुर्बानी, ये जो कुर्बानी कहता ना कि उसने, उसकी कुर्बानी है, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे लिए बहुत कुछ किया श्रुति ने, तो क्या अनुपमा जितनी कुर्बानी अदा कर दी? उसने तो तुमको खुश रखने चाहिए, नहीं जाती तो यही होता ना कि घुटन वाला महल होता था, कुछ भी हो जाता, जैसा अनुपमा सोच रही थी। तो उसने तो तुम्हें अपना, वो खुद कुर्बान हो गई, वो खुद तुम्हें अपने को दर्द में, भले आप तुझे वो दर्द लग रहा है, पर उस समय तो उसे यही सोच के गए थे कि अनुज घुटन से दब रहे थे, उसे कह देते भैया मेरे बहुत देर कर दी शादी करके, वो जल्दबाजी कर दी शादी करके, तो फिर उसमें उसकी क्या गलती है? फिर क्या गलत बोला था उसने? क्या वो बात याद नहीं आती अनुज को? जी इतना कुछ करवा रहा, उससे क्यों करवा रहा, क्यों तकलीफ? नहीं अच्छा लगता। अब जो उससे पूरी कल बात सुनी थी श्रुति की, तो उसने बोलना चाहिए था ना। और फिर दूसरे दिन फिर तुम उसका वो बैग देखते हो, उसको वो ब्लू कलर का, उसको याद करा, अनुज को, अनुपमा को याद करा, पुराने दिन उसे याद आ रहे हैं कुर्ते को लेके, और फिर वो आप कहती है, और कैसे खींच दिया कुर्ता, कैसे फट जाता है, ऐसे तुम क्या कर रही हो? ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हरकतें क्यों ऐसे? किसी के भी शरीर से कपड़ा कैसे फट सकता? खींचा था नहीं कर रहे हो, ये पहनो ये पहनो ये पहनो, जानबूझ के उसको खींच दिया।
ये समझ में आता है। ये जो ऐसे इस टाइप की जो हरकतें करती है ना, वो इजीली समझ में आती है हर किसी के कि खींचना और क्या, कपड़े का खींचने से क्या मतलब आता था भाई, वो कैसे फट गया। यहाँ अनुज को समझना चाहिए छोटी छोटी बातें कि ये चल क्या रहा है मेरे साथ। मैं इन लोगों से प्यार करता हूँ, इनको प्यार के लिए मैं अपनी कुर्बानी दे रहा है, और इन लोग अपने आप में खुश है, इनको मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं। एक बार ये तो सोचो कि मैं जिसके लिए कुर्बानी दे रहा, जिसके लिए सोच रहा हूँ, उनको मेरे लिए क्या लगता है। ये अनुज को क्यों कब समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या सोच रही है। 1% भी इनके लिए मैं सिर्फ कठपुतली बन के रह गया हूँ। मैं इनके लिए, मैं एक रोबोट हूँ, खिलौना हूँ, खेल रहे बस, खत्म। अजीब सा लगा मुझे, है ना, थोड़ा सा सोचना चाहिए अनुज ने इस बारे में कि चल क्या रहा है मेरे साथ भाई। हर चीज़ अपनी मनमानी और अपनी बातें करवाने के चक्कर में, जबकि उससे सब कुछ झूठ बोला, बता दिया, बोले लेट बताया, बता दिया, फिर आप क्या कर रहे हो तुम। तो यहाँ मुझे अनुज से नाराज होते हैं, और ये इन लोगों से कि कैसे प्यार करते हैं। और आज का जैसे देखा, आज कल भी दिखाया था जितना भी, पर आज जितना बताया तो आज बहुत अच्छा डिटेल में बताया। अनुपमा को, जैसे अब अनुपमा आई तो उन लोग अपनी क्या क्या लाए, तो वो बात को छोड़ के उसे अपने एनओसी के पेपर पे सही करवाना था, उसे आगे सरकाए करो। और जो उसने डायलॉग मारे अनुपमा वाले कि आपको क्या हमको क्या, तो अनुपमा उससे इतना अच्छा जवाब दिया कि नम्रता से बात करो, मुझे क्या चाहिए, तो इज्जत, तहजीब, नम्रता सारी, बहुत अच्छा लगा वो। और फिर उसने कहा कि रिक्वेस्ट करो मुझसे, तब मैं सोचूं कि करना है या नहीं है करना सही। पेपर पढ़े, पेपर पढ़ने के बाद सही करने का सिर्फ नाटक किया कि सही करने के लिए, और फिर वहीं पे पेन बंद करके रख दिया, और बहुत अच्छे से दिया। जो वनराज ने करना चाहिए था वो आज अनुपमा करके, वाह वाह, पानी धो के पीना चाहिए, इतनी अच्छी बेटी के तुम्हारे। सच बता रही मैं कि वाह, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए इतना वनराज वनराज करती हो ना, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे बुढ़ापे की सोचा नहीं। अपने निकम्मे बच्चों को हिस्सा देने को तैयार हो गया, पर अपने माँ बाप के लिए नहीं सोचा कि अगर कल मेरे को कुछ होता है, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो मेरे माता पिता का क्या। ये हर एक बेटे ने समझना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का किसी पे भी जोर नहीं, कोई भी पहले जा सकता है, जरूरी नहीं कि बूढ़े माँ बाप ही पहले जाए। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया अनुपमा ने, वो ये सब बोल के कि ये सब तो अनुज इससे करना चाहिए था। वनराज ने जो उसको कहा कि मैंने अकेले ने घर संभाला, तुम तो चली गई थी, मैंने किया, मैंने वो किया, तो क्या किया। मेरे यही नहीं समझ में आता। हमेशा तो अनुपमा दिखती थी भाई सब कुछ करते हुए शादी के बाद। न तुमने कभी बच्चों की बीमारी संभाली, ना कभी बच्चों की तबीयत, कभी किसी के हॉस्पिटल के बिल भरे, ना कभी कुछ किया, ना कुछ किया। तो किस बात की बात कर रहा था, तो मुझे समझ, अनुपमा ये सब नहीं गिनाती, वो जरूरत भी नहीं है उसको गिनाने की, पर तुम किस मुँह से बोल रहे हो भाई। आज बहुत अच्छा, उसको पूरी हेकड़ी उसकी निकाली, पर निकलती नहीं है, फिर भी उसे कमेंट्स किए, उसको ताना मारा ही, कहना मैं वो अनुराग शाह है वो। पर ये बहुत अच्छा किया। और क्यों ना मिले डिम्पल को हिस्सा, और क्यों ना मिले अंश को, जब तोशु समर जैसे लोगों को मिलता है। और वनराज का हिस्सा कल में वनराज, तो आज नहीं, वनराज अंश के से प्यार के दावे करता है, मेरा अंश करता है, तो ये अंश से प्यार का दावा, तो कैसा प्यार है भाई तुम्हारा। तुमने 2 बच्चों, निकम्मे बच्चों को जिन्हें तुमको छोड़ दिया, कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, और अंश के लिए इतना प्यार वाले दावे करता है, तो उसके लिए नहीं सोचा। एक हिस्सा जब खुद के लिए अपने लिए सोचता है, 2 उनके लिए सोचता है भी। तो ये क्यों नहीं सोचा था कि अंश को कल भी ये बच्चे तुझे नहीं पूछते तो अंश का क्या होगा आगे चल के। अगर किससे शादी होती नहीं होती, कौन कैसा निकलता किसको पता। पर तुम्हारा क्या काम है, तुम एक दादा हो ना, तुम्हारा क्या काम है अंश को भी देना। कल में वनराज को कुछ होता है तो वनराज का हिस्सा, फिर ये तोशु और इनको जब अभी नहीं सोच रहे, तो अंश के लिए सोचेंगे बाद में कभी। बड़ा अजीब सा लगता है मुझे कि ये सब कैसे दावे झूठे कैसी बातें कर सकता है। इनमें इतनी अक्कड़ आती कहाँ से, इतनी बकवास बातें कर कैसे सकता है वनराज, बिना लॉजिक के, बिना मतलब के कैसे बोल सकता है कुछ भी। किसी का किसी बात से कोई मतलब नहीं था कि उसको कह रहा है मैंने अकेले ने संभाला, तो क्या खाक संभाला। अनुपमा शादी के बाद से, डिवोर्स के बाद से वो उस घर को संभाल रही है, उस घर के सुख दुख सब चीज सब कर रही है वो। अजीब सी बात है। और अच्छा लगा पर अनुपमा का वो सीन, और वहाँ पे उसका मजाक उड़ाया जा रहा। तो ये मजाक जो उड़ा रहा है ना वनराज, तो ये कल उस दिन की बात याद आ गई अंजू जी आपकी, कि आपने कहा था कि ये वनराज जो बोलता है ना, उसी से अनुपमा को कहते हैं ना कि कोई पीछे से पैर खींच रहा है तो ऊपर और जोर लगाया जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये अनुपमा जोर लगाएगी और ऊपर चढ़ने के लिए, वनराज जैसे लोगों की जो हंसी है ना, जो मजाक उड़ा रहे हैं उसके लिए।
तीनों बाप बेटे मजाक उड़ा रहे हैं उसका। तो वो आगे बढ़ेगी, माना रिकैप में दिखाया कि थोड़ा घबरा गई, पर संभलेगी भी जरूर अनुपमा। वहाँ पे उसको वो सब याद आ जाएगा कि मैं यहाँ से पीछे आती तो क्या होगा। सबसे पहले उसको रेस्टोरेंट याद आएगा, सबसे पहले उसको, फिर बाद में उनकी हंसी याद आएगी, उसको अपना सपना याद आएगा। वो देखना जीत जाएगी, वो चली जाएगी, आगे तक चली जाएगी। और अनुज का जो रिकैप में दिखा रहे तो उसने स्पाइस एंड चटनी के लिए, तो यहाँ मुझे दीपू का आपकी वो की बात सही है कि यहाँ पे दीपू मदद कर सकता है अनुज की मान को मिलाने की, क्योंकि वो अब देखेगा कि ये रेस्टोरेंट करने चला तैयार हो गया अनुज है, तो बहुत गहरा प्यार है। यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से शायद यशदीप सोचेगा अनुज के लिए, अनुपमा दोनों के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए और मोटिवेशन के लिए थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड देखा और कल के आपके रिव्यू भी देखे। अनुपमा की शर्तों से चकराए वनराज तोशु नहीं बिकने देगा सा हाउस, नहीं बिकने देगी सा हाउस। अनुपमा की दो शर्त ने 3 लोगों को बना दिया अप्रैल फूल। अनुपमा ने सही में वनराज के बच्चे हैं, क्योंकि तोशु की आंखों में लालच दिखता है। पाखी तो पहले से ही लालची थी, पैसा देखा नहीं कि खुद के ऐसो आराम ही चाहिए। ये तो आज घर घर की कहानी है। समय आने पर बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं या फिर उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े बुजुर्ग बच्चों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना पसंद नहीं आता है। इसका एक नमूना पाखी को हम लोग देख चुके हैं। जो बा कुछ भी बोलती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, और तोशु कैसा है ये भी पता है। इसलिए इस उम्र में खुद के हाथ में पैसा होना ज़रूरी है। बुजुर्ग के पास पैसा रहा तो जो लालची पोता पोती होते हैं वो बराबर सेवा करते हैं, नहीं तो घर से बाहर निकालने में 1 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट की भी देर नहीं करते। इसलिए मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ अंजू जी। कल जब श्रुति ने अनुज से कहा कि भूतकाल को भूलना होगा तो श्रुति इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी नहीं होती है। श्रुति तुम ये शादी करके अनुज और खुद को बर्बाद करोगी, क्योंकि प्यार अगर सच्चा होता तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये श्रुति डायन क्या कह रही है? ये दिल है, कोई मिट्टी की जगह नहीं कि कोई भी पौधा उगा दो, पौधा उग जाएगा। दिल में जिसका नाम लिखा है उसी का नाम रहेगा। और अनुज के दिल में तो कोई पेंसिल से ना ही कोई चौक से लिखा है, चौक से नहीं लिखा है। जो रबर से ना डस्टर से मिटा दो, वह तो भाई पेन से लिखा है, फट जाएगा लेकिन मिटेगा नहीं। प्लीज़ राजन सर, श्रुति को अनुज की लाइफ से हटाओ और अनुज को खुलकर जीने दो। ऐसा कभी नहीं होगा श्रुति मैडम, हमारे मान कभी अलग नहीं होंगे, कभी भी नहीं। ये वनराज और तोशु का कहना कि मम्मी हिस्सा तो नहीं मांगेगी, अरे जब तुमसे डाइवोर्स लिया तब हिस्सा नहीं मांगा। जब इतने बड़े बिजनेस टाइकून अनुज कपाड़िया से भी एलिमनी नहीं मांगी तो अब क्या ही मांगेगी। वो तुम लोगों जैसी लालची नहीं है, जितना मिलता है उतने में ही खुश रहती है। मुझे कल दीपू जी की एक बात बहुत अच्छी लगी कि अनुपमा जी को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारे रेस्टोरेंट को उनकी ज़रूरत है। और कल का आपका एक तरफा प्यार का सही उदाहरण सेट करेगा यशदीप। सही कहा उन्होंने कल बीजी से जो कुछ भी कहा कि ये बात मैं सिर्फ आपको कह सकता हूँ या अपने आप से, लेकिन आप प्लीज़ ये बात कभी भी बाहर मत आने दीजिएगा। हाँ मुझे अनुपमा जी अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी उनके जैसा दोस्त बहुत नसीब वालों को मिलता है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और दोस्ती बने रहना चाहता हूँ। और आज का एपिसोड, वनराज शाह साइन चाहिए तो तमीज़ से बात करो, मैं साइन नहीं करूँगी। अनुपमा, वनराज बेटा है, घर का मुखिया समझ रहे हो तो थोड़ा तमीज़ से, तहजीब से, विनम्रता से रिक्वेस्ट कीजिए, ऑर्डर मत दीजिए। गरज आपको है, आपकी है, ज़रूरत आपकी है, काम आपका है, तो रिक्वेस्ट कीजिए, अक्कड़ मत दिखाइए। फिर मैं शायद सोचूंगी और साइन कर दूँ। वाह वनराज, आ गया सीधे लाइन पर, आ गया। प्लीज़ साइन कर दो, पोते की खातिर, अपने परिवार की खातिर प्लीज़ साइन कर दो। क्या बात है,
काव्या किंजल को हंसी आ रही है। कौन सी फैमिली वी जिसने अनु को सिर्फ यूज किया है, वो फैमिली सबके सब स्वार्थी है। तोशु और पाखी दोनों की सोच की औकात यही तक है। यहाँ वकील ढूंढिए और मेरी शर्त मंजूर हो तो वो 2 शर्त की बातें ऐड कीजिए और नए पेपर बनवाइए, तब साइन करूंगी। आप नए पेपर बनवा लीजिए। पाखी खुद को अपने पति से एलिमनी लेती है और डिम्पी को हिस्सा देने में तुम्हारी जान जा रही है। बाप के घर में हिस्सा चाहिए और पति से पैसे भी खुद की उंगली घी में है और सर कढ़ाई में, फिर भी रो रही हो। और डिम्पी का कानूनी तौर पर पूरा हक है इस प्रॉपर्टी पर। लो, डिम्पी ने सब कुछ सुन लिया। तोशु और पाखी सच में घटियापन पर उतर आए हैं। छी, आज समर जिंदा होता तो ये लोग ऐसे ही बोलते। हे अनुज का कुर्ता देखकर उसको अनुपमा के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं। शादी के बाद हमारी पहली पूजा है तो आप मेरे फेवरेट कलर का कुर्ता पहने। वाह अनुज, आपको अनुपमा का फेवरेट कलर भी नहीं पता है। और ये जो सीन शूट हुआ है वो अभी शूट किया गया है, क्योंकि उस टाइम अनुज की हेयर स्टाइल अलग थी और आज की जो हेयर स्टाइल है उसी में ये शूट हुआ है। सही कहा अनु ने, 26 साल से प्यार करते हैं लेकिन मेरा फेवरेट कलर भी पता नहीं है। रोमांस का बैंड बजाना अनुपमा कपाड़िया से सीखे, मैंने शादी तुमसे की है, पंडित जी से नहीं। ये श्रुति कितना गंदा कलर लेकर आई है। सच में अनुज ब्लू कलर में बहुत अच्छा दिख रहा है। श्रुति, ये अनु का फेवरेट कलर है जो कपाड़िया जी ने पहना है। ये श्रुति पागल है क्या, जानबूझकर कुर्ता भी फाड़ दिया। वनराज अनु को ऐसे देख रहा है जैसे अभी भूखे शेर की तरह खा जाएगा। लो, आ गया लेटर, अनु का सिलेक्शन हो गया। तोशु खुद तो कुछ करता नहीं, लूजर का लूजर रहा और अपनी माँ पर हंस रहा है। पाखी, खुद का बिजनेस तो घाटे में चल रहा है तो अपना मुंह बंद ही रखो। खुद तो दोनों को बाप के पैसों पर ऐश करना है। वनराज, तोशु और पाखी तीनों की इस बात से हौसला मिलेगा अनु को और वो राउंड भी जीतेगी। वाह, क्या जवाब दिया उसने, हर चैलेंज एक्सेप्ट किया है। वो जीती भी है। पहले स्कूल में जीती थी, बाद में अनुज के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में मिली थी, बिजनेस पार्टनरशिप मिली थी, तब भी वो उसका ही आइडिया था। ये सारे आइडिया अनुपमा के ही थे। आज छोटी ने फिर से अपना रूप दिखा दिया। साफ साफ अपने पॉप्स को कह दिया कि आपके कहने पर मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन मैं उनसे आज भी नफरत करती हूँ और मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जब देखो तब कहती है कि मरने के लिए छोड़ दिया, तो जिंदा कैसे खड़ी हो तुम? उसे शाह परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना, ठीक है। परी तो 1 साल की बच्ची थी, ये भी इस इडियट को समझ में नहीं आता है क्या? लेकिन उसके बाद उसका ये कहना कि मम्मी शादी में आएगी तो उन्हें क्लोजर मिल जाएगा और उन्हें ये पता चल जाएगा कि अब आप ऑफिशियली श्रू के हो और मुझे सिर्फ आप तीनों की ही फैमिली चाहिए। बेटा, क्लोजर की ज़रूरत तुम्हारे पापा को है, अनुपमा को नहीं है। अनुपमा ने सबका मुंह मीठा करवा दिया। दीपू जी और विक्रम भाई, सुनील, सबको खुशखबरी दी कि वो कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई है। आज तक पैसों के पीछे नहीं भागी, इसको इस कंपटीशन में जीत जाऊंगी तो पैसे मिलेंगे तो बहुत काम आएंगे। हम दोनों की बातें थैंक यू और सॉरी से ही तो शुरू होती है। सही कहा अनु ने। और हाँ अनु, इन्वेस्टर बहुत जल्दी मिल जाएगा। अनुज कपाड़िया जो आ रहा है रेस्टोरेंट खरीदने। सही कहा बीजी ने और दीपू जी ने, बहुत कुछ किया है अनु के लिए। हाँ, कितनी भी कंपटीशन जीत कर भी नहीं चुका पाऊंगी। 26 साल का प्यार छोटी के आगे कम पड़ गया। विक्रम भाई, यू आर ग्रेट हो, हमेशा अनुपमा की हेल्प के लिए रेडी रहते। आप जैसा भाई हर बहन को मिले तो तोशु खुद तो कुछ कर पाया है ना कर सकता है, बस दूसरों पर हंसना आता है। जब ठोकर लगती है तो सॉरी अब नहीं करूँगा ये और वो गिड़गिड़ाने लगता है। तब ये एटीट्यूड कहाँ चला जाता है उसका। ये श्रुति दोस्त बन के हर्ट करने वाले डबल स्टैंडर्ड लोगों को सीधा करना अनुपमा को अच्छे से आता है। काव्या भी यही करती थी, मेरा लहंगा देखो, मुझे मेहंदी लगाओ, तुम दोस्त हो, बोल बोल के
जानबूझकर दिखावा करती थी, उससे भी ऐसे ही जवाब मिलते थे। अभी कॉकटेल पार्टी बाकी है, फिर जाएगी उसके पास इनविटेशन देने। बार बार खुद जाती है अनु के पास और अनुज को बोलती है कि मूव ऑन करने को। तुम्हारी श्रुति बेबी प्यार से लाई है के पहन लो। काय को खाली फुकट अनुपमा के सपने देखता है ये आदमी, जब अपनी औलाद के सामने तक कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है इसमें। एक की पूरी जिंदगी इट्स ओके इट्स ऑल राइट बोलते निकल जाएगी। अभी सारे दर्द गुस्सा दबाकर इट्स ओके आई अंडरस्टैंड करता रहेगा। जिस दिन उसकी बेटी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी श्रुति से, तब फटेगा ये ज्वालामुखी। जब तक बेटी खुश है बाप का दिमाग ठीक रहता है, जब बेटी का मूड बिगड़ जाता है तब बाप का दिमाग घूम जाता है और पागल हो जाता है। पाके और तोसू को सही कहा, इससे ज़्यादा सोचने में ना औकात है ना दिमाग है इन दोनों को। और आज का रिव्यू, कमर तोड़ दी अनुपमा ने वनराज की अकड़ की, अपनी हिम्मत को किया हाई। पाखी वनराज तोसू ने आज तक खुद कुछ लाइफ में नहीं उखाड़ा और ये ज्ञान दे रहे हैं। आज जो ज्ञान दे रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, वो जब कंपटीशन जीतेगी तब वो विनिंग प्राइस पे टूट पड़ेंगे ये लोग। ये आद्या कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। इसको लगता है कि इसके पॉप्स की शादी श्रुति से हो रही है। इसको ये नहीं पता कि इसके पॉप्स की शादी श्रुति से नहीं अनुपमा से होगी। उस वक्त ये कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे तो लगता है ये अनुज की बेटी नहीं बल्कि अनुज की माँ है और श्रुति की सासू माँ है। डोंट वरी आद्या, हमारी मम्मी की तरफ से क्लोजर मिल गया है तुम्हारे पॉप्स को। अब किस क्लोजर की बात कर रही हो मैडम? और इसे सिर्फ श्रु, अनुज और उसकी तीनों की ही लाइफ चाहिए। शादी में आए तब तक ठीक है साफ फैमिली, लेकिन बाद में हम तीन ही रहेंगे। श्रु के साथ आपको मैं बांट सकती हूँ, किसी और के साथ नहीं। वाह बेटा, लेकिन उस बाप की थोड़ी खुशी भी देख लेती और उसका चेहरा भी देख लेती कि कितना खुश है। तुम तो नाच कूद रही हो बाप की शादी कराने में, लेकिन बाप खुश है कि नहीं वो तुम्हें नहीं परवाह उसकी। कैसी बेटी हो तुम। बेटी भी कहने में शर्म आती है, जिसे अपने बाप की तकलीफ दर्द कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ अपनी खुशी दिखाई देती है। देखते हैं बाकी क्या दिखाते हैं। लेकिन सच में अब अनुज गया है दीपू जी के पास उनका रेस्टोरेंट खरीदने। जब दीपू जी ने कहा आपको क्यों इंटरेस्ट है, तब अनुज कहता है कि मेरी अनुपमा का इस रेस्टोरेंट से लगाव है, उसके लिए खास है ये रेस्टोरेंट। देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। अब आपके आगे के रिव्यू देखूंगी और कल बताऊंगी। थैंक यू अंजू जी। और हाँ हर्षित बेटा, विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज अनुपमा का वनराज की बातें सुनना और उस पर उसका जवाब बहुत अच्छा लगा। आज वनराज ने अनुपमा से जो डायलॉग कहा कि तुम इधर जाओ उधर जाओ वहाँ जाओ जहाँ जाओ, जिसके साथ भी जाओ, अनुज के साथ जाओ या अपने बॉस के साथ जाओ, सच में इतना घटिया इंसान आज तक मैंने नहीं देखा। आज अनुपमा ने बहुत अच्छी सीख दी कि बेटा चाहे सरवन ही क्यों ना हो, माता पिता को अपना हक रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात की अनुपमा ने कि औलाद सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है आजकल, उन्हें अपने माता पिता की कोई वैल्यू नहीं होती। बा का आज अनुपमा को देखना, बा आपने कभी भी अनुपमा को नहीं समझा, अनुपमा की अच्छाई आपको कभी नज़र ही नहीं आई। वो आज भी सबसे पहले अपने आप को पीछे रखकर आप दोनों बा और बापूजी के बारे में सोचती है। उसने हमेशा आप दोनों को अपने माता पिता से ज़्यादा प्यार किया, ज़्यादा इज्जत दी, पर आपने क्या किया? आज तक अनुपमा को हमेशा अपने बेटे के मुँह में आकर अनुपमा को नीचा ही दिखाया है। अब भी वक्त है, बात सुधर जाओ, बाद में आप बहुत पछताओगी। आज अनुपमा ने वनराज की बोलती तो बंद कर दी, जो 2 शर्तें उसने उसके सामने रखी। उधर जब कंपटीशन वाली बात भी आती है, तब भी जब अनुपमा का सिलेक्शन हो जाता है तो सब खुश हो जाते हैं, बट वनराज और तोशु को
ऐसे देखकर बहुत बुरा लगा कि कैसे बाप बेटे हैं। उधर वनराज ने बहुत कुछ अनुपमा को आज सुनाया, बहुत बेइज्जती की उसकी, कभी उसे अनपढ़ होने का एहसास दिलाया तो कभी उसे नीचा दिखाया। सच में बहुत ही घटिया इंसान है ये मिस्टर शाह। पर अनुपमा ने जो वनराज को जवाब दिया सुनकर मज़ा आ गया। इसे कहते हैं नहले पे दहला। उधर तोशु और पाखी का क्या ही कहें, कैसे भाई बहन हैं जो डिम्पी से उसका हिस्सा छीनना चाहते हैं। इन दोनों को बस अपनी अपनी ही पड़ी है कि हमें हमारा हिस्सा मिले और हम डिम्पी का हिस्सा भी छीन लें। उधर आज डिम्पी का जवाब सुना तो बहुत अच्छा लगा कि उसे इस सब का कोई लालच नहीं है, उसे सिर्फ अपना बेटा ही चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये दोनों भाई बहन मिलकर डिम्पी के धोखे से सिग्नेचर ले लेंगे, क्योंकि अगर डिम्पी ने सबके सामने सिग्नेचर किए तो अनुपमा ऐसा होने नहीं देगी। आज आद्या की बातें मुझे बहुत बुरी लगी जो उसने अपने पॉप से की कि मैंने सॉरी आपके कहने पर कहा है, बट मैं मम्मी को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। उसने फिर से वही पुरानी बातें एक्सीडेंट वाली और परी से नफ़रत करने वाली कही। मैंने तो पहले कहा था कि ये लड़की सिर्फ दिखावा कर रही है अनुज के सामने अच्छा बनने का। और बाद में हमने देखा तो अनुज का कुर्ता पहनना पुरानी याद आ गई। कैसे मान आपस में मिलकर कितने खुश रहते थे, कितनी प्यारी प्यारी बातें करते थे। आज उसने अनु की पसंद का कुर्ता पहना, दिल खुश हो गया वो सीन देखकर। अनुपमा का पूछना कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, सच में मान हमें हमारे यही मान देखने को दिल करता है। पता नहीं भगवान कितनी और परीक्षा लेगा इन दोनों की, कब दोनों ये एक दूसरे के साथ होंगे। उधर आज श्रुति का देखा तो अनुज को कुर्ता पहनकर कहती है कि तुम पर ये कुर्ता अच्छा नहीं लगता, तुम ये कुर्ता पहनो जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। और उसने कुर्ता जानबूझकर अनुज का खींचकर उधेड़ दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया इस श्रुति पर कि ये कर क्या रही है उसके साथ। बाद में सॉरी बोलती है। अनुज को बहुत हर्ट होता है ऐसे देखकर जब वो कुर्ते की तरफ देखता है जिसे उसकी पसंद और नापसंद ही नहीं पता है, तो वो अनुज को क्या खुशी दे पाएगी। और प्रीकैम में देखा तो अनुज का दीपू से बात करना कि मैं रेस्टोरेंट ख़रीदना चाहता हूँ, और उधर अनुपमा भी शायद सपना ले रही है कि ये मैं कंपटीशन कैसे करूँगी। आगे देखते हैं मैम किस तरफ ये कहानी घूमती है। थैंक यू। Hello and good evening, Anju ma'am. Hi to everybody back there at Hungry Spirits, to all my brothers and sisters. Thank you for always sharing my videos, and thank you to all for the lovely comments and for you all liking my videos. Today's episode was very interesting, and there was a lot of emotion as well as some flashback and some realization and some new beginnings of Anupama too. Yeah, so it started with Anupama. She comes into the Shah's house. Why is she constantly going there? Always she wants to hear Vanraj taunting her. I think it's fun for Anupama to go and get humiliated all the time there. Anyway, and yeah, so when she walks in, she gets something for her father-in-law from the shopping they had gone to. And then Vanraj starts ordering her and says, okay, come on, you have to sign this NOC. And you know the dialogue which Anupama used to say, that I will roam, I'll speak to anyone, I'll go with this person, that person, what it is to do with you. He will say the same dialogue, that you can roam, you can do with whatever, with your Anuj or with your boss, but sign this NOC and you live your life, we live our life. End of the story. And then Anupama says, I'll not sign it. You need to request me. What is this attitude? You want something from me, so request nicely. And then he will request her, and she'll say, okay, I'll think about it. But when she starts signing, she says, she stops, she reads the whole paper, and then she stops. Yeah. So actually this Vanraj has nothing else to do in his life but just taunt women and look down upon her always. And
Anupama will say, okay, before I sign this, I have two conditions. The first one is that whatever you get out of selling this property, cash or a penthouse or apartments, the biggest portion or the part of this property should go to Bha and the father-in-law. And then she'll say the second condition is that Dimpy also has to have a share in the property. And then Maharaj will say, oh no, but if she decides to, marry Titu, then she wouldn't belong to the Shahs. So Anupama says that's irrelevant. She has to have a share. And then she will say, when you get me a legal document stating that you would give the largest portion of the share to Bha and Babuji and to Dimpy, then I will think of signing the NOC. So you get me those papers, then I'll sign the NOC. And they are like all stunned, and they are like, why is she showing attitude? Yeah, then Dimpy comes with a letter, and she's excited, and she tells Anupama that this letter has come from the cooking competition that you applied for, and it says that. Then Kavya reads it, and she says you're selected, and Anupama is so happy. Everybody is so happy. Again, this Toshu and this Manraj, like I said yesterday, this Shah house is just like a bomb. You just have to have a lighter ready in the hand, and click it, and it's it just blasts. He starts, all of them start putting her down. Cannot they at least once encourage her? Useless Toshu, just now your mom has taken your blame for your robbery and your selfishness. All of these people are selfish. They all Toshu and Vanraj and Paki start taunting Anupama that, oh, look at you, do you think you can take part in an international competition? You do not know the spelling, and you do not know how to present yourself. Look at you, you look so low. His thinking is low. Then Anupama will say, I don't know about that, but I have confidence, and at least if I take part in the competition, winning or losing, it's not in my hand, but I'll be happy that I took part and I did my best. So she says that we cannot reach the moon, but yeah, we can capture the moon in shadows of water, and if you want, anybody can try to go to the moon. So this argument goes on about them putting down Anupama. They always put down. Actually, they are very jealous people. Look at what you do yourselves. Vanraj, Toshu. Toshu is a loser. He doesn't have any independence in his life, living off his wife's earnings, Kinjal's earning. And this Paki, she's a gold digger, only looking to see where she can find rich men. Yeah, so after all of them, put Anupama's, courage down, this Toshu, Vanraj, and Paki, everybody. Toshu is an imbecile. Paki is never independent, always looking to find men with money. And Vanraj thinks he's some king. He owns the whole kingdom. Then it goes to where Paki and Toshu, like father, like children. But this is a real, it happens in reality too, that when it comes to property and shares, everybody becomes enemies. Even your own, people kill their own blood just for property. And like that, both this Toshu and Paki also fighting. Both are useless kids, but they want property, shares of property. And then they are arguing that Dimpy should not get. Dimpy overhears it. She feels hurt, and she says, I don't want any share. You can take mine. You can take the dance academy too. Then he'll say, oh, dance academy is not yours. It belongs to my mom. So Paki will say, okay, you get a legal document to sign and give us the dance academy. Then we'll know that you really don't want anything. She say, okay. Dimpy says, fine, get the legal documents and I'll sign it. Greedy people, both this,
you know, 911, please go and arrest Toshu and Baki. Yeah, so then the very emotional scene was when Anuj, wears a blue shirt, like a blue top, and this color, he remembers that this is Anupama's favorite color, and he goes back to memory lane, is when they were husband and wife, and when they spent time together. And then suddenly Shruti comes and says, I don't like this color, I got you this, you wear this I like, this does not look nice on you. And he says, but I like this color. And then I think she purposely tears this shirt so that he will wear what she got. She's now being like, a very, very jealous. Actually, we do not understand this Shruti character, but to my knowledge, as a writer and a producer, I know that she is doing this all on purpose and simply keeps says, I'm sorry. Yeah. And Anuj is like looking at her. What is she doing? Then it goes to Anuj preparing something to drink, and Aradhya comes, she's packing her food. By the way, there are no uniforms in New York unless Aradhya is studying in a super private, rich school that they have uniforms. Otherwise, the public schools in America are civil dress. Anyway, he says thank you for apologizing to Anupama, and then she says, well, frankly speaking, I did it for you, not because I felt sorry. Doesn't change anything. I don't feel she's my mom. And again she talks about that, and she tells Anuj that I don't like you talking to Pari, is because I don't want you to be dealing or talking with the Shah family. I don't like them. And then she hugs him and says, I only want you and Shruti and me to start a new beginning. Forget about your old life and start a new life now. And I don't want to share you with anybody except for Shruti. Aradhya will never change. Anupama needs to come and straighten her right and left. This Anuj, again, he's so gullible and stupid that he doesn't understand that this girl has jealousy. She's doing all this is because she just wants to have importance. And then Shruti is also, whatever she's doing is because she's trying to, force herself on you. And she's emotionally blackmailing you, Anuj. Why are you so stupid? You're a businessman. This is how you run business with, mind which cannot think right or wrong. Yeah, so, and then Anupama goes with some, chocolates, I think sweets, to the restaurant, to Deepu. She offers them, she tells them the good news that she's got selected, and she, then she and Deepu talks. Deepu wants to thank her, and then she said, no, don't thank me. I know you're going to thank me, but if I keep on thanking you for what you've done for me, that will never end. So let's do this competition for our restaurant, and we'll do our best. But then she says, I have a feeling that there's going to be an investor. And then it goes to the pre-cap where they show that Anuj is sitting with Deepu, and Anuj says he wants to buy the restaurant. Deepu asks him, why is it so important to buy spice and chutney? And he says is because Anupama loves spice and chutney. And then Anupama, I think it's a dream sequence when she feels that she's in front of the judges, and she's terrified, and they say, we don't understand you and you don't understand us. So yeah, that is all for today's episode, and thank you Anju ma'am once again for the platform. Thank you to all, love you all, good night. थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ भेजे हैं। तो बस जाते जाते नंबर शेयर करूंगी जिस नंबर पे आपने भेजने हैं रिव्यूज़ अपने वीडियो के ज़रिए या ऑडियो के ज़रिए। जिन्होंने नहीं भेजे हैं, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.